चाहता हूं कि ये जब टॉपिक सोचा जा रहा था कि आखिर वास्तविकता में क्या जरूरत है बाबा साहब के कोलंबिया प्रवास को इतने जोर शोर से याद करने की। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू रिमेंबर बाबा साहब जर्नी टू कोलंबिया? क्यों, आखिर ऐसा क्यों? हमारे एक साथी ने मांझी साहब ने बताया था, आइडियाज आर नॉट मोटिव। विचार मर जाते हैं, और जब विचार मर जाते हैं तो व्यक्ति भी मर जाता है। इसलिए हम विचार को भी नहीं मरने देते और व्यक्ति को भी नहीं मरने देते। हम व्यक्ति को याद करना चाहते हैं उसके विचार से, और अगर विचार है तो आप सचमुच मुकाबला कर सकते हैं हर व्यक्ति से। यह विचार उत्पन्न करना ही हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि समाज में विचार, सुव्यवस्थित विचार, ऑब्जेक्टिव विचार और कंसंट्रेटेड विचार उत्पन्न हो। हम उन भाषणों के कायल नहीं हैं जो हमको हमेशा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, और भगवान साहब ने, बाबा साहब ने हमको बुद्ध दिया, बुद्ध धर्म दिया, आप लोग संगठित नहीं हो रहे हो, आप लोग शिक्षित नहीं हो रहे हो, जय भीम जय भारत। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम लोग बार बार उसी बात पर अटके रहें। समाज बदल रहा है, जैसा कि हमारे कीनोट स्पीकर ने बताया, अमर सिंह जी ने बताया कि हम लोग अपनी अपनी कुर्सियां सब लोग घर पर रख करके आए, और एक सबसे स्टार्टिंग करने वाले हमारे कुलदीप भाई, कुलदीप भाई, यहां पर कोई आईएएस नहीं है, यहां पे कोई आईपीएस नहीं है, यहां पे कोई आईआरएस नहीं है, सब समाज के भाई हैं, सब समाज के बंधु हैं। हमने अपनी कुर्सियों को बाहर छोड़ दिया और तब हम यहां पर इकट्ठा हुए। यह है हमारा कॉमन कंसर्न। साथियों, यह नया प्रयोग है इस समाज में कि जहां पर लोग अपनी अपनी कुर्सियां अपने घर पर रख करके आते हैं, जहां पर अपने तमगे, जहां पर अपने एपिथेट्स और उनके जितने भी स्लोगन आगे हैं वो घर पर रख करके आते हैं। केवल भाई, केवल बंधु, केवल बहन के रूप में यहां पर एकत्रित होते हैं और तब सोचना शुरू करते हैं। हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि कोई एक घंटा नहीं बोल सकता, सब बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं और सब माकूल जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमने सोचा, कॉमन कंसर्न के साथियों ने बैठ करके सोचा कि नहीं, क्या एक दिशा में सोचने की परंपरा डाली जा सकती है? क्या एक टॉपिक पे हम सोच सकते हैं? सब लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करके चले आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम कंफ्यूजन नहीं करना चाहते। हम आज केवल इतनी बात करना चाहते हैं कि जब कोलंबो से आए हुए, अल्मोड़ा से कोलंबो तक, अल्मोड़ा से शिकागो तक, और पता नहीं कितनी यात्राओं के सब लोग संज्ञान लेते हैं। किस वर्ष में हिंद स्वराज लिखी गई गांधी की, कब गांधी आए, कब गांधी गए, कब विवेकानंद आए, कब विवेकानंद गए, सब तारीखें सेलिब्रेट की जाती हैं, लेकिन बाबा साहब की सेलिब्रेट नहीं की जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए किसी की दरकार, हम अपने समाज के अंदर खुद वो सेलिब्रेशन शुरू करना चाहते हैं, और आज समाज सेलिब्रेट कर रहा है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। दूसरी बात साथियों, कोलंबिया प्रवास के दौरान पहली बार, मैं बहुत बड़ा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन बहुत माकूल और एक एक्सपीरियंस रियलिटी के रूप में मैं बात करना चाहता हूं। हमारे साथी अक्सर बाबा साहब के सूट पर बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। बाबा साहब ने सूट इसलिए पहना, बाबा साहब ने सूट इसलिए पहना, उन्होंने ये बताने के लिए पहना क्योंकि बाबा साहब के लोग नंगे थे, इसलिए वो सूट पहन के उनको दिखाना चाहते थे। अरे कहां लिखा भैया बाबा साहब ने कि मैंने सूट इसलिए लोग को पहना कि दूसरे लोग भी सूट पहनना शुरू करते हैं? कहां लिखा बाबा साहब? मैं पिछले वर्ष ही कोलंबिया में जब 5 जनवरी को लैंड किया तो उस समय -5 डिग्री वहां का तापमान था, -5 डिग्री, और उसके बाद बर्फबारी हुई। उसके बाद पता चला, मैं तो ऐसे ही जैकेट पहन के चला गया, लोगों ने तुरंत मुझे ओवरकोट दिया कि नहीं भैया जम जाओगे, क्या कर रहे हो।
टाइम होता था, जब बाबा साहब ओथ ले रहे थे तब उनकी फोटो खींची, जब बाबा साहब मंत्रालय में गए तब उनकी फोटो खींची गई। बाबा साहब की फोटो कभी उनके प्राइवेट मोमेंट में नहीं खींची गई, क्योंकि दलित की फोटो प्राइवेट मोमेंट में फोटोग्राफी नहीं करवाता। उसकी फोटो केवल फॉर्मल ओकेजन पे खींची जाती, और जब वो किसी फॉर्मल ओकेजन पे जा रहा होता है तब खींची जाती है। लेकिन बाबा साहब ने जब दीक्षा ली तो बाबा साहब ने सूट पहन के दीक्षा नहीं ली। बाबा साहब ने कुर्ता पैजामा पहना, आपने वो उस कुर्ते पैजामे की फोटो क्यों नहीं लगाई? बाबा साहब की केवल सूट की फोटो क्यों लगाते हैं? बाबा साहब की कुर्ते पैजामे पे भी फोटो होनी चाहिए, बाबा साहब की धोती और कमीज में भी फोटो है, वो भी होनी चाहिए। मान्यवर हमारे बीच में बैठे हुए हैं बौद्ध साहब, हजारों चित्र हैं उनके पास, लेकिन केवल एक चित्र घोषित किया गया। जैसे कि आपने देखो भगत सिंह का केवल एक चित्र दिखाई पड़ता है, और केवल वो टोपी में और सूट में, ऐसा लगता है भगत सिंह वैसे टोपी और सूट पहनते थे। वो उन्होंने तो भेष बदला था, केवल भेष बदला, और भेष बदलने के कारण उनको बता दिया गया। इसलिए साथियों मैं ये जानना, आज मैं ये बताना चाहता हूं केवल आप लोगों से कि उस सोच को किस तरह फोकस किया जाए जो बाबा साहब ने हमको दी। बाबा साहब ने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, धर्म और संविधान सब कुछ दिया, लेकिन बाबा साहब ने एक नजरिया और दिया, वो था भारतीय इतिहास को पढ़ने का नजरिया। हाउ टू रीड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने, as he was telling, somebody was telling that Baba Sahib evolved his own methodology to read history of India. He discarded the theory of caste system given by European authors. He discarded the history of caste given by the Brahminical authors. ब्राह्मणवादियों ने जो जिस तरह जातिवाद को पढ़ा, उसकी थ्योरी को बाबा साहब ने नकार दिया। यूरोपियन, चाहे वो रिस्ले हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहा हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थ्योरी हो, बाबा साहब ने सब थ्योरी को नकार के उन्होंने अपनी थ्योरी दी, अपनी कास्ट की थ्योरी दी। मैं उस थ्योरी में नहीं जाना चाहता। बाबा साहब ने गांव, जो कि चार्ल्स मेटकाफ बार बार लिखा करता था, विलेजेस आर स्मॉल रिपब्लिक, बाबा साहब ने डिस्कार्ड किया। नो, विलेजेस आर नॉट रिपब्लिक, विलेजेस आर डेन ऑफ इग्नोरेंस। गांव अज्ञानता की खान, और पहली बार उन गांव को जिनको कहा जाता था कि ये छोटे से रिपब्लिक है, बाबा साहब ने नकार दिया। बाबा साहब ने शूद्रों की खोज की, बाबा साहब ने अस्पृश्यता की खोज की, बाबा साहब ने भारतीय महिलाओं के दोहन की खोज की। बाबा साहब ने बताया सती प्रथा की उत्पत्ति क्या है। बाबा साहब told what is the origin of widow marriages in India, child marriage in India. These institutions have not been analyzed by no sociologists of the world. Therefore, friends, it is necessary to remember Baba Sahib. Therefore, it is necessary to read history of India again and reread history of India. वो विचार, इतिहास को अगर हम फिर से नहीं पढ़ेंगे तो बार बार हम उसी परिधि में घूमते रहेंगे। अगर आपका सॉफ्टवेयर वेब नहीं बदलेगा तो रिजल्ट वही आएगा। तो सॉफ्टवेयर को बदलना, और उस सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए कॉमन कंसर्न का एक बीड़ा है कि हम आपके बीच में आइडिया को कैसे थ्रो करें। हम आपको आइडिया थ्रो कर रहे हैं। हम बार बार गांव के अंदर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये एक ग्रुप ऐसे लोगों का है जो सोच दे सकता है, और सोच को ले जाकर के लागू करना एक्टिविस्ट का काम है। हम एक्टिविस्ट नहीं है, हम अपनी क्षणभंगुरता को जानते हैं, हम अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। हम सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रूल के तहत बंधे हुए हम धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, हम आइडिया जनरेट करते हैं। आइए हम सब मिलकर के आइडिया जनरेट करें। आइए हम सब, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आप भी सोचेंगे, आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस आइडिया में, और जब आप
deconstruction of the existing ideas, जैसा कि अभी मेरिट की बात चल रही है, उस मेरिट के आइडिया को हमें डिकंस्ट्रक्ट करना है। बाबा साहब ने कहा कि मेरिट की कोई कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन नहीं है, कोई सोशल डेफिनेशन नहीं है। वो तो जो लोग इधर बैठते हैं वो बना लेते हैं। When they wanted a Veda, they called for a Vedas was not Katsindu. When they wanted a Epic, they called to Valmiki, and when they wanted a constitution, they called for me. तो कहां है? जब आपने अवसर दिया तो हमने करके दिखाया। तो इसलिए अगर मैं केवल एक किताब की जिक्र करना चाहता हूं आपसे, पैरी एंडरसन की किताब आई है इंडियन आइडियोलॉजी, और पैरी एंडरसन एक आइडियोलॉजी में बाबा साहब अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट किया। मैं चाहता हूं आपके सामने वो पढ़ना, और वो बाबा साहब को गांधी और नेहरू के समकक्ष देखना चाह रहा हूं। पैरी एंडरसन इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट बाबा साहब अंबेडकर with Gandhi and Nehru. And I quote, Perry Anderson, a historian from California University, in his book Indian Ideology, has played glowing tribute to Ambedkar's scholarship and vision. Taking clue, we will compare education qualification of Gandhi and Nehru. Educational, क्योंकि मेरिट बात कर रहे हो, मेरिट मार्क्स स्कोर्ड एन एग्जामिनेशन आप कितना पढ़े हो, तो नेहरू और गांधी को कोट करते हैं। गांधी did not claim to have much learning. In London, he had found his legal textbook full of interest, a manual or real estate read like a novel, but Bentham was too difficult to understand. Bentham was too difficult for him. Nehru, on the other hand, enjoyed higher education, like Gandhi did not, but he seems to have learned very little at Cambridge. This is Perry Anderson writing for Nehru. He seems to have learned very little at Cambridge, scrapping a medical degree or mediocre degree in the natural sciences that left no mark after. Did poorly at bar exams. And was not much of a success when he returned to the practice on the footsteps of his father. Fail हो गए बच्चे। गांधी डिवीजन आप लोग सबको जानते हैं कौन सी होती है। And Nehru was a failure. Nehru did not achieve. उसके खिलाफ बाबा साहब को क्या कहता है? It would be unfair to compare Nehru with Ambedkar. Intellectually, head and shoulder above most of the Congress leaders. In part, due to much more serious training in LSE and Columbia. Reading whom is to enter in a different world. जिनको पढ़ना ही दूसरे संसार में चले जाने के बराबर। This is the tribute paid to Ambedkar. दूसरी बात, पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के बाबा साहब के बारे में he has written a very very long text, page number 89 से 90 तक, and he is saying, वो कह रहे हैं गांधी को कुछ नहीं पता था, सरवाकर को कुछ नहीं पता था, नेहरू को कुछ नहीं पता था, कांग्रेस के अंदर तो कुछ जानते ही नहीं थे लोग, और मुस्लिम लीग में भी कुछ नहीं पता था कि बंटवारा होगा या नहीं होगा। The only person who knew was Baba Saheb Ambedkar. The only person who knew, and he writes that in 1944, Baba Saheb Ambedkar wrote a profound text called Pakistan or Partition of India, whose references range from Renan to Acton to Carson, from Canada to Ireland to Switzerland, and it was a devastating indictment of intellectual poverty of Congress leader. It was a intellectual poverty of the Congress leaders. So the point is, friends, if you really want to have an idea of nation building from Baba Saheb, then you have to read him in totality. ये आंशिक तौर पर ये दो जो एक थी एलेना जीलियट और दूसरी है गेल ओम्बेट और तीसरे हैं गैरी
replicated in each and every corner. बाबा साहब का बुत आज सैंट फ्रेजर यूनिवर्सिटी में लग गया है। बाबा साहब का बुत कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लग गया है। बाबा साहब का बुत जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लग गया है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहां बैठे हुए लोगों ने नहीं किया। जो बाहर अप्रवासी दलित बैठे हैं उन्होंने काम कर दिया और वो काम कर रहे हैं, हमको चाहिए कि हम उनकी मदद करें, बाबा साहब के नाम पर आज जो व्याख्यान मालाएं हैं वो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में है, कैलगरी यूनिवर्सिटी में है, और बाबा साहब के नाम पर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर 14 अक्टूबर मनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 5 लाख दलित समाज का अप्रवासी भारतीय वहां पर मौजूद है। जो मेरी गवर्नमेंट है, मेरी रिसर्च कनाडा, यूके, यूएसए और साउथ अफ्रीका में कम से कम है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। इसलिए साथियों, बस इतनी सी बात, आइए राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान को, कोलंबिया की इस यात्रा को याद करें, स्थापित करें। मुझे लगता है वहीं से ये जो विचार है इस समाज को नव सृजित करेगा, नव जागरण इस समाज में इसी विचार से आएगा। जय भीम, जय भारत।